नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर, एमपी में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को 1 चरण में होगा चुनाव। 3 दिसंबर को सभी राज्यों की होगी मतगणना। चुनाव आयोग ने कहा 5 राज्यों में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 60.2 लाख। सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए होगी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग में आज फिर सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप। सुरक्षा परिषद में संयुक्त बयान में नहीं बनी सहमति। खेल की खबरों में एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौट रहे भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों ने देश को समर्पित किए अपने पदक। तो प्रधानमंत्री कल खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। और क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा मुकाबला। वहीं कल खेले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ किया आगाज। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की आज घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October.
and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. तो छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर मतदान होगा और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मिजोरम की कुल 40 सीटों पर मतदान होगा। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को खत्म होगा। 5 राज्यों में ऐलान कर दिया गया है। राज्यों में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। ये हम मिजोरम की बात कर रहे हैं। मिजोरम में पिछली बार मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां 230 सीटों पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। राजस्थान में चुनाव की तारीख है 23 नवंबर। राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म होगा। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। और राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई थी। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा और सभी राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। और 5 राज्यों में 16.14 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं 5 राज्यों में, जिसमें 8 करोड़ से ज़्यादा पुरुष हैं और 7 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाता हैं, जो इन चुनावों में फैसला करेंगे। 5 राज्यों में अगर पहली बार वोटर्स की बात करें तो 60 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 5 राज्यों में 60 लाख से ज़्यादा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान है और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर ये मतदान होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। बेहद अहम विधानसभा चुनाव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिनका ऐलान हो गया है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। और अगर हम पिछली विधानसभा के परिणामों की बात करें जो 2018 में था, तो उसके जो परिणाम थे बेहद रोचक थे और उसके बाद जो तमाम परिस्थितियां हैं वो भी बदली। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 200 सीटों में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी और अन्य के पास 26 सीटें गई थी। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की 70, कांग्रेस की 108, इंडिपेंडेंट 13 हैं, सीपीआईएम 2 हैं, बीटीपी 2 है और आरएलटीपी की 3 सीटें हैं। आरएलडी के पास 1 सीट है, 1 सीट है। तो ये राजस्थान की बात है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों में बहुमत के लिए 116 सीटों की ज़रूरत थी, जिसमें कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। ये हम 2018 की बात बता रहे हैं जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, क्या परिणाम आए थे। लेकिन फिलहाल किस तरह से तस्वीर बदली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 96 हैं, बीजेपी की 127 है। बीजेपी का आंकड़ा इसमें बढ़ गया है। बीएसपी की 2, सपा की 1 और आईएनडी की 4 सीट हैं। तो तस्वीर किस तरह से बदली है दोनों राज्यों में वो हम आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा
चुनाव के परिणाम हैं 2018 के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों में कांग्रेस ने 68 जीती थी, बीजेपी को 15 सीटें मिली थी और अन्य ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस को एक लंबे समय के बाद यहाँ सत्ता मिली थी। तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटों में से टीआरएस ने 88, कांग्रेस ने 19, एआईएमआईएम ने 7 और बीजेपी को 1 और जबकि अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन आंकड़ा यहाँ भी बदल गया था। वर्तमान में तेलंगाना में बीआरएस की 101, एआईएमआईएम की 8, बीजेपी के पास 3 है और आईएनसी के पास 5 हैं और अन्य सीटें 3 की बात है। तो 2018 के बाद तमाम राज्यों में जो आंकड़ा है वो भी बदला है। मिजोरम की हम बात करते हैं तो कुल 40 सीटों में से एमएनएफ की 27, कांग्रेस की 4, बीजेपी की 1 और आईएनडी की 8 सीटें थी। ये 2018 के परिणाम है जो हम बता रहे हैं। वर्तमान में एमएनएफ की यहाँ 28 सीटें हैं, कांग्रेस की 5 है, बीजेपी की 1 है, सीपीएम की 1 है और इंडिपेंडेंट जो हैं उनकी 5 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर बदला है। अगर हम पांचों ही राज्यों की बात करें तो पांचों ही राज्यों में आंकड़ा बदल गया है और इन सब को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये जो चुनाव हैं ये हो गए हैं। चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनावी घमासान है और जिस तरह से देखा है कि पांचों राज्यों में जो सीटों का आंकड़ा था वो बदला है, उसे देखते हुए कितना अहम है और कितना कड़ा घमासान है ये भी अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपने जो संवाददाता हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन मिड डे प्राइम में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसी पर हम अपने तमाम संवाददाताओं से बात करेंगे। ऋषि कुमार हमारे साथ चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ेंगे, मनोज सिन्होने हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे, अजीत द्विवेदी भोपाल से जुड़ेंगे और मुरारी गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले ऋषि आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह से ये चुनाव का ऐलान किया गया है और जो डेट्स निर्धारित की गई हैं, क्या कुछ खास बातों का चुनाव आयोग ने ध्यान रखा है? देखिए रमा, जहाँ तक चुनावों की तारीखों को देखें तो इन तारीखों को हम 4 तारीखों में समेटा हुआ देख सकते हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव आयोग ने, अगर हम बात करें इन चुनावों की तारीखों को देखें तो एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल चुनाव आयोग ने रखा है, जिसमें कि 7 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय रखा है, जिसमें कि सभी चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना करा ली जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें मिजोरम और छत्तीसगढ़, इसको हम एक साथ चुनाव के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर ये जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, इसको चुनाव आयोग ने मेरे ख्याल से एक साथ हैंडल करने की कोशिश की है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सुरक्षा बलों को मूवमेंट कराने के लिए उन्होंने इसको ज़्यादा मुफीद समझा। वहीं अगर राजस्थान का जिक्र करें, राजस्थान को एक चरण में उन्होंने रखा है और उसके लिए स्टैंड अलोन उस तरीके से जो उनकी रणनीति रही होगी कि इस राज्य में अलग से चुनाव एक ही चरण में हो रहे हैं, तो वहाँ पर ख़ासतौर से सुरक्षा को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा पहलू नहीं होता है, इसी वजह से उन्होंने एक चरण में चुनाव को वहाँ पर रखा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो तेलंगाना की है कि तेलंगाना को भी एक ही चरण में रखा गया है और वो सबसे आखिरी में है। यानी कि चुनाव आयोग ने जो नॉर्थ ईस्ट है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को एक साथ और अंत में जो साउथ की तरफ यानी कि तेलंगाना की तरफ मूव किया है। इसमें जो मूवमेंट होता है आयोग की तरफ से और ख़ासतौर से ऑब्जर्वर्स को जब हम जानते हैं कि पहले से उनकी तैनाती कर दी जाती है, तो ऐसे में आयोग की जो मॉनिटरिंग है उसको उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, इस मायने में कि इन तारीखों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर दिया जाए ताकि उनकी जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने जब अपनी ऐलान किया तो उसमें जो नए पहलू हैं, क्या क्या नए पहलू हैं, किस तरीके से वो इन चुनावों में कुछ चीज़ों को सुधार के साथ और ज़्यादा
प्रभावी रूप में रखने वाले हैं। ख़ास तौर से जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट को लेकर जो नियम इस बार बदला है, जिसमें कि आयोग ने ये तय किया है कि वोट होने के बाद, यानी कि मतदान के बाद जो पहले प्रोसेस हुआ करता था कि उनके पास एक तय तारीख होती थी, उस तक वो अपना वोट करके अपना जो बैलेट पेपर है उसको जमा करते थे। लेकिन अब उसमें तब्दीली कर दी गई है। आयोग ने कहा है कि जो वोटिंग की डेट है उससे पहले ही उसको वोट करना होगा और उसको जो एक तय जगह है वहाँ पर ही उसको जमा कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ बदलावों के साथ आयोग आगे बढ़ रहा है और इस पूरी की पूरी कवायद में आयोग की जो पुरजोर कोशिश है कि जो वोटर है, मतदाता है, उसके लिए जो सहूलियतें हैं वो कैसे बढ़ाई जाएं, ख़ास तौर से युवा वोटर पे और महिला वोटर्स पे उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा ऐसे ग्रुप जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है और जो अपेक्षित महसूस करते थे, उसको विशेष रूप से आयोग ने अपनी प्राथमिकता में शामिल करके उनके लिए पैटर्न बनाया है कि कैसे वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान की प्रक्रिया में शामिल हों। तो कुल मिलाकर एक विस्तृत रूपरेखा यहाँ पर आयोग ने सभी संवाददाताओं के सामने रखी कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में वो चुनाव संपन्न कराने जा रहे हैं और जो तारीखें हैं वो निश्चित तौर से ऐसे समय में है जो कि नवंबर का समय है, बहुत ज़्यादा सर्दी अभी शुरू नहीं होती है। तो एक तापमान को भी इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसीडर करते हुए एक समय में, तय समय में उसको संपन्न कराने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे जियोग्राफिकल कंडीशन और जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो डेट्स निर्धारित किए उनके बारे में ऋषि ने हमें बताया है, राजनीतिक रूप से क्या कुछ घमासान है और किस तरह से अहमियत है, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। अशोक जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अशोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अशोक, हम चाहेंगे कि आप अपने सिस्टम को अनम्यूट करें। अशोक से हम संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने तो घोषणा कर दी है, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, किस तरह का वहां पर आप घमासान देख रहे हैं और किस तरह की तैयारी राजनीतिक दलों की? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के पहले से ही घमासान जारी है और बहुत लंबे समय से घमासान जारी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और अगर जो आपने पिछले आंकड़े बताए तो उसके अनुसार देखिए बहुत कम अंतर था हार और जीत में, जो कि बीजेपी को 2018 के चुनाव में 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और जो उसमें 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 सपा को सीटें गई थी। तो देखिए हालांकि बाद में 2021 के उपचुनाव में जो है बीजेपी ने सरकार बनाई और आज बीजेपी की वर्तमान में 127 सीटें हैं और कांग्रेस की 96 सीटें हैं। तो इसी को देखते हुए देखिए पिछली बार अंतर बहुत कम था और हार और जीत का, हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो था वो बीजेपी का करीब 1.5% ज्यादा था, लेकिन सीटें कम आई थी। और इसको लेकर देखिए लगातार कोशिश है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले से ही जो है अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है, 3 सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, जिसमें कि 39 नाम और 1 नाम, यानी कि 1 सिंगल नाम जारी किया है। तो मतलब करीब 79 जो है वो कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक कोई भी नाम जारी नहीं किया है मध्य प्रदेश में विधानसभा उम्मीदवारी के लिए अपने कैंडिडेट का। लगातार वहां पर मंथन चल रहा है। हालांकि आपने भी अपने नाम जारी कर दिए, उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो लेकिन अभी तक देखिए बीजेपी ने थोड़ा बढ़त बनाने की कोशिश की है पहले नाम जारी करके, और जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश में उतारा है, केंद्रीय जो चेहरे थे उनको मध्य प्रदेश में उतारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब रणनीति बना रही है कि किस तरीके से वो जो है इनकी काट निकाले या इनके सामने जो है वो किस तरीके से अपने चेहरे जो है वो सामने लाए। मध्य प्रदेश में देखिए पिछले कुछ समय से लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग की टीम कुछ करीब 1 महीने पहले मध्य प्रदेश में यहाँ पर दौरे पर आई थी, जहाँ पर कि उसने पूरा दौरा यहाँ पर किया, तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करी, तमाम व्यवस्था यहाँ पर देखी। उसके बाद यहाँ पर बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चुनाव आयोग की टीम ने यहाँ पर की थी। उसके बाद आज जो है चुनाव आयोग ने जो है वहाँ पर दिल्ली में जो है नई दिल्ली में तारीखों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में देखिए इस बार बड़ी बात यह है कि करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें कि जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या जो है 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है और महिला मतदाता जो है उनकी संख्या जो है 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा है। साथ ही बड़ी बात यह है इस बार की
करीब 22 से 23 लाख जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर दोनों पार्टियां जो है वो युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। और पिछले हमने चुनाव में देखा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रिझाया जाए। तो इस बार देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। यहाँ पर जो यूथ वोटर हैं वो 22 लाख से ज्यादा हैं, और ये एक बड़ी संख्या है किसी भी विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश तमाम बड़े फैक्टर हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और हम देखते हैं कि क्या कुछ कहा है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत में सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी सरकार अपनी बनाएगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हम एक बार फिर से अपने वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव के पास जाने की कोशिश करते हैं। अशोक, जिस तरह से 5 राज्यों में पिछली बार के चुनावों का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो बदला है, तस्वीर बदली थी। उस बदली हुई तस्वीर को देखते हुए विभिन्न दलों की क्या कुछ रणनीति? अभी जेपी नड्डा का ट्वीट आया, उन्होंने कहा है 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। देखिए रमा, ऐसा है कि दावे चुनाव से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। अभी थोड़ी देर में कांग्रेस भी दावा करेगी 5 राज्य में हम जीतेंगे, उधर बीआरएस दावा करेगी हम जीतेंगे। तो इस तरह के दावे तो चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान में होता है। जहां तक रणनीति की बात है, देखिए समझना चाहिए कि जब पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाएगी। अब ये नया हर चुनाव हिंदुस्तान में हर चुनाव एक नए तरीके से होता है और हर चुनाव एक नए मुद्दे पर नई स्ट्रैटेजी के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। इस बार इंपॉर्टेंट क्या है, जो इन राज्यों के साथ, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, ये चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होते हैं। इसलिए टेक्निकली इनको अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से कहा जाता है, जो राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि ये जो है लोकसभा चुनाव का एक तरह की सेमीफाइनल है। हालांकि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि चुनाव का कोई भी सेमीफाइनल नहीं होता, क्योंकि हर चुनाव अपने में फाइनल होता है। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं अपने में फाइनल है। लेकिन हाँ, कई चीजों का टेस्टिंग जरूर हो जाएगा, कई मुद्दों और कई चीजों की टेस्टिंग जरूर इस चुनाव में हो जाएगी, इतना तय है। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव और इसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप सोचिए कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इन राज्यों में सरकार बनेगी और उसके बाद करीब 4 से 5 महीने बाद जो है, बल्कि शायद उससे भी कम महीने समय में देश लोकसभा चुनाव के मोड में चला जाएगा। तो इस सब के बीच जो टेस्टिंग होगी वो क्या होगी? पहली टेस्टिंग ये होगी, जाहिर सी बात है, बीजेपी जो कह रही है 5 राज्यों में जीतेंगे, उसमें बीजेपी एक बार, पिछली बार अगर मैं इन राज्यों में कहूं 3 राज्य ऐसे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो जहां इन दोनों ताकतों की सीधी टक्कर है, वहां पर बीजेपी किस हद तक परफॉर्म कर पाती है, कैसे लड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर अगर अब मैं अगर बाकी राज्यों की तरफ आऊं, मैं अगर तेलंगाना की तरफ आ जाता हूं, तेलंगाना में बीजेपी 1 सीट पिछली बार जीती थी चुनाव की अगर बात करें तो। लेकिन आज जो है तेलंगाना में बीजेपी पिछले कुछ समय में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। तो इसका मतलब यह है कि तेलंगाना में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, बीआरएस और कांग्रेस के बीच वहां किस तरह का संघर्ष होता है, बीजेपी वहां अपने आप को कितनी बड़ी ताकत साबित कर पाती है, ये देखना होगा। फिर हमें यह भी देखना है, मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी हमेशा एक बड़ी ताकत बनकर रही है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। क्या मणिपुर के इंसिडेंट के बाद भी बीजेपी की ताकत बनी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बनी हुई है, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक इन 3 राज्यों की बात है, ये हिंदी पट्टी के राज्य हैं और इनका सबसे ज्यादा असर होगा कुल मिलाकर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव पर। तो यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि बीजेपी जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, वो मुद्दा इन चुनावों में कितना चलता है। फ्रीबीज और डेवलपमेंट के बीच आपको यहाँ सीधी लड़ाई दिखेगी, बीजेपी के डेवलपमेंट की और इन राज्यों में जो फ्रीबीज की घोषणाएं हैं उनकी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये जो नया इंडी अलायंस बना है, इस इंडी अलायंस का टेस्ट होगा कि ये इंडी अलायंस वास्तव में ये मिल करके चुनाव लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता, मिल करके स्ट्रैटेजी बना पाता है या नहीं बना पाता।
रमा। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए अशोक। हमारे साथ मुरारी गुप्ता भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। मुरारी जी, आपके पास आना चाहेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान जो है वो आज किया है, लेकिन राजस्थान जो है पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में है, चाहे बीजेपी की वहाँ पर बढ़त बनाने की कोशिश हो या कांग्रेस की अंदर खाने की अपनी अंदरूनी लड़ाई हो। क्या कुछ ज़मीन पर घमासान आप वहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल रमा, अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने से चूक गई थी। पिछली बार की अगर बात करें तो 0.5% कम वोटिंग परसेंट कम होने से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को काफी गंभीरता से लिया है। इसका उदाहरण इससे ले सकते हैं कि पिछले 9 महीने में लगभग 8 से 9 बार प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ दौरा कर चुके हैं। कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 99 पर कांग्रेस थी और 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन मतों की बात करें तो सिर्फ 0.5% मतों के अंतर से कांग्रेस ने निर्दलीयों के सहयोग से अपनी सत्ता बनाई थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार जिस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, खासकर कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था पर लगातार प्रहार गहलोत सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेता लगातार कर रहे हैं। जिस तरह महिला दुष्कर्म की बात करें या बलात्कार की बात करें या पेपर लीक की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं इनको आम लोगों तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं सफल होते भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह की परिवर्तन संकल्प यात्रा सितंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें काफी अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी थी। तो उससे कहा जा सकता है कि एक माहौल हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन उधर कांग्रेस में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरह की उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की है, अलग अलग समाजों के बोर्ड बनाए, अलग अलग समाजों के लिए बहुत घोषणाएं की, उससे उन्होंने एक तरह से अपने वोटर को लुभाने की हम कह सकते हैं प्रयास किए हैं। तो एक देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह दोनों पार्टियां तमाम दलों की कोशिश होती है वोटर्स को लुभाया जाए। लुभाती हैं और ये आने वाले दिनों में ये आपसे अन्य मुद्दे भी आगे समझेंगे हम। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ चलेंगे। हमारे साथ मनोज सोनाने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 में एक लंबे समय के बाद कांग्रेस वहां सत्ता में आई। उसके बाद से लेकर लगातार जिस तरह की सुर्खियां बनी, जिस तरह की चर्चाएं हुई, उसको देखते हुए कितना अहम ये मुकाबला हो जाता है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अभी तक 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में रही। 2018 में कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आई और अभूतपूर्व यश कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने 68 से ज़्यादा सीटें जीती और भाजपा मात्र 15 सीटें पर चुनाव जीत पाई। अगर इस बार का अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बात मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो अजीत जोगी जी ने बनाई थी, उनमें भी काफ़ी अपनी जो प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठजोड़ किया है। तो राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो सीधी लड़त यहाँ पे सीधी जो लड़त है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीति यहाँ पे करवट लेती है। बिल्कुल, यही देखना होगा किस तरह से राजनीति करवट लेती है और तमाम दावे और तमाम वादे जो किए जा रहे हैं, जनता किस पर मोहर लगाती है। और एक बड़ी बात जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव ने कही कि लोकसभा चुनाव से पहले का है, क्या ये सेमीफाइनल जो है वो सिद्ध होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हैं वो अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये मिथक टूटा भी है। तो तमाम बड़े चुनौतियां हैं, तमाम बड़े जो समीकरण हैं वो भी हैं और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने सभी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अशोक आपका, ऋषि आपका, मनोज सोनाने आपका और अजीत और मुरारी गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण इक्वेशन है उनको साझा करने के लिए। मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़।
अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डिजिटल समाधान 2023 से 2027 के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, खेल, समुद्री सहयोग और तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना शामिल है। पीएम मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और तंजानिया इस बात पर एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस संबंध में दोनों देशों ने आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। ने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किए जाने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध कायम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने तंजानिया में IIT के मद्रास परिसर की स्थापना की घोषणा पर पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट किया।
We have been working together in the development of various sectors, as they have been mentioned by His Excellency. But the decision by the Indian Institute of Technologies to establish the first ever overseas campus in our country is an honor and a privilege to us. We have been working in the supply of clean and safe water, as well as defense and security, also issues of our concern, which have been adequately been worked out. चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजित पवार के गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजित पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजित पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजित ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजित पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत को चुनौती दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 77 स्थित एक पुल पर रविवार की सुबह अज्ञात वाहन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को उठाकर नहर में फेंक दिया। मृतक की पहचान अभी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने शव के कुछ टुकड़े निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वीडियो में 3 पुलिसकर्मी डेड बॉडी को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की शर्मनाक हरकत को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। और अब देखते हैं खबरें अर्थ जगत से जुड़ी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा है। आज के कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में कुछ देर के लिए बिकवाली का दबाव भी बना हुआ है। वहीं सेंसेक्स शुरुआती 2 घंटे के कारोबार होने के बाद 0.59% की गिरावट कर रहा है। वहीं स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ONGC, TCS के शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। दूसरी ओर अडानी पोर्ट्स, BPCL, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कुछ उछाल हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $87.39 प्रति बैरल और WTI क्रूड $85.82 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। और हमारे सहयोगी अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बाज़ार में आज जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे किस तरह से बताना चाहेंगे और क्या कुछ ये जो असर है ये कितना आगे तक रहेगा, क्या कुछ इससे निपटने की तैयारी है? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में असर आना जैसा कि उम्मीद थी, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। आज पहले ही शुरुआत में हमने सुबह देखा गिफ्ट निफ्टी में 130 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दी, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि बाज़ारों की शुरुआत आज नेगेटिव बायस के साथ होगी और ऐसा ही हुआ। करीब 450 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स टूटा और 129-30 अंक नीचे निफ्टी ने शुरुआत की अपनी। उसके बाद थोड़ा सा बाजार ज़रूर संभलते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है। आज इंडेक्स की बात करूँ तो केवल IT इंडेक्स को छोड़ करके जितने भी इंडाइसेस हैं वो सभी नेगेटिव वाइज के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है।
कहाँ पर तेजी देखी जा रही है, तो सोने के भाव अब क्योंकि बेड सेफ हेवन माना जाता है सोने को, इसलिए गोल्ड प्राइसेस अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रूड में जैसा कि आपने बताया अभी 4% से ज़्यादा का उछाल आया है। क्रूड ऑयल की जो उत्पादन है ओपेक कंट्रीज द्वारा, उसमें आशंका की जा रही हो सकता है कुछ कमी आए। उसकी वजह से हमने देखा कि $83 से बढ़ करके $88 के आसपास क्रूड ऑयल का कारोबार कर रहा है। हालांकि ये 97 का स्तर अभी हम लोग पिछले 15 दिनों में देख चुके हैं। दूसरी बात, जो डॉलर है वो दूसरी करेंसीज के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो डॉलर पर, सोने पर, कच्चे तेल पर इसका एक तरह से कहें कि नकारात्मक असर पड़ा है और जो शेयर बाजार है उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। उम्मीद ये की जा रही है, बहुत सारे लोग इसको रूस यूक्रेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि जो एक्सपर्ट्स हैं कि इतना ज़्यादा शायद ये जंग न खिंचे जितना कि रूस और यूक्रेन के मामले में देखा गया। तो अभी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि बाजारों को अनिश्चितता किसी भी तरह की पसंद नहीं है। रमा, बिल्कुल अजय, आपसे और भी जानकारी लेना चाहते थे लेकिन समय हमारे पास कम है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। हमास और इजरायली सेना के बीच अभी भी लगातार युद्ध चल रहा है। हमास द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल के अश्कलोन में लगातार रॉकेट से प्रहार किया जा रहा है। दूसरी ओर इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर रॉकेट से जवाबी हवाई हमले जारी हैं और अब तक इस संघर्ष में 1100 लोग मारे जा चुके हैं। लगातार ये स्थिति जारी है और 1100 लोग इसमें मारे जा चुके हैं अभी तक। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरें लिए सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी हुई खबरों की। भारत में खेले जा रहे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। अपने पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराने में कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत में वनडे विश्व कप में जीत के साथ आगाज किया है। टीम इंडिया ने रविवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। टीम इंडिया की जीत के हीरो केएल राहुल और विराट कोहली रहे। दोनों ने मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभाला और टीम को जीत दिलाई। राहुल 115 गेंद पर 97 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं कोहली ने 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू टीम को 49 ओवर 3 गेंद में 199 रन पर समेट दिया। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरी तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। 2 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए। रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल पाए। यहां से कोहली और राहुल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी की। कोहली और राहुल की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई। दोनों ने अजय जडेजा और रॉबिन सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जडेजा और रॉबिन ने 1999 में 141 रन की साझेदारी की थी, वहीं 2019 में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 127 रन जोड़े। कोहली आईसीसी के सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली के 64 पारियों में 2785 रन हो गए हैं, वहीं तेंदुलकर के 58 पारियों में 2719 रन हैं। वनडे विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए यह पहला अवसर है जब कोहली ने 50 से ज्यादा रन बनाए और टीम इंडिया को जीत मिली। इससे पहले एक बार ही उन्होंने विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते समय 50 रन से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन टीम को हार मिली थी। विराट ने 2019 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 66 रन बनाए थे। उनका यह अर्धशतक बेकार चला गया था।
मिचेल स्टार्क ने मैच में ईशान किशन को आउट कर विश्व कप में अपना 50वां विकेट पूरा किया। वह सबसे कम गेंदों पर 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बन गए। स्टार्क ने इसके लिए 941 गेंद किए। वहीं लसिथ मलिंगा ने 1187 गेंदों पर 50 विकेट पूरे किए थे। विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के नाम दर्ज है। उन्होंने 71 विकेट लिए हैं। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 68, श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 56 और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने 55 विकेट लिए हैं। स्पोर्ट डेस्क, डीडी न्यूज। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना नेदरलैंड्स के साथ हो रहा है। हैदराबाद में खेले जा रहे इस मैच में नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। विश्व कप के ओपनिंग मैच में कीवी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपने पहले मैच में हार झेलने वाली नेदरलैंड्स की टीम इस मैच में उलटफेर कर विश्व कप में रोमांच पैदा करने की कोशिश करेगी। इससे पहले दोनों टीम वनडे में 4 बार आमने सामने हो चुकी हैं और हर बार न्यूजीलैंड विजयी रही है। हांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट आए हैं। भारतीय खिलाड़ी देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 28 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने 100 का आंकड़ा पार करते हुए इस बार कुल 107 पदक अपने नाम किए हैं। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों का शानदार खेल देखने को मिला। भारत ने तीरंदाजी में इस बार 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 9 पदक हासिल किए। तीरंदाज ओजस प्रवीण देवतले ने कहा कि उनकी 6 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई है। उनका अगला लक्ष्य एशियाई चैंपियनशिप है और वहां भी वे ऐसा ही प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 107 मेडल्स लिए एशियन गेम्स में बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड होता है कि आर्चरी ने जितने ज़्यादा पॉसिबली मेडल्स हो सके वो इंडिया को दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ये अभी 6 साल की मेहनत थी हमारी, जो अभी एशियन गेम्स में हमने 6 साल पूरा हमने प्रैक्टिस की इसी साल के लिए और ये मेहनत रंग लाई। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।